हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हालांकि आपको ये बात पता होगा कि हमने एक न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने आपको बताया है कि क्लास 12th फिजिक्स का और क्लास 12th केमिस्ट्री का वन शॉट न्यूमेरिकल का वीडियो चलेगा, जिसमें हम केवल किस किस जो फिजिक्स है, मैं आपको थोड़ा बेसिक बात बता दूं कि जो फिजिक्स है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यू हैं, जो हमें न्यू पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए खासकर मैं बता दूं फिजिक्स है और केमिस्ट्री। ठीक है, ये बात आपको पता होगा और नहीं पता है तो जान लीजिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है ओनली न्यूमेरिकल का, जिसमें हम केवल 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल, 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल और 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल, ठीक है। वैसे ही केमिस्ट्री में भी 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल हमने आपको कराना है। तो ऐसे ही सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। तो जैसे कि अभी हमने 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल हमने देख लिया है फिजिक्स का, केमिस्ट्री फिजिक्स का 3 नंबर वाले भी न्यूमेरिकल का एक वीडियो बन गया है जो कि आपने देखा होगा, और 5 नंबर वाला ये न्यूमेरिकल का वीडियो है। तो इसको हम देख लेंगे। उसके पश्चात जब एक एक वीडियो इन तीनों पर बन गया, उसके पश्चात अब जो न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा वो केमिस्ट्री पे आएगा। फिर से पहले 2 नंबर वाले पढ़ाया जाएगा, फिर से 3 नंबर, फिर से 5 नंबर। तो ऐसे करके आपका जो तैयारी है इस तरीके से कराया जाएगा। हमने ये भी बताया है कि दो नंबर वाले जो न्यूमेरिकल है इसका कुल आपको 5 वीडियो बनेगा, और इसका 3 नंबर वाले जो न्यूमेरिकल है इसका हम कुल आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से 5 वीडियो बनाएंगे। और इन दोनों 5 जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे भी 5 वीडियो बनेगा। मतलब पूरे फिजिक्स का, यदि हम पूरे फिजिक्स के वीडियो की बात करें न्यूमेरिकल का, तो 15 आपको वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें आपके संपूर्ण किताब की फिजिक्स का न्यूमेरिकल तैयार कराया जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के चांसेस होंगे। और उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी आपको 15 वीडियो बनाए जाएंगे, जिसको अगर आपने तैयार कर लिया तो मैं कह सकता हूं कि आपको न्यूमेरिकल लगभग सभी आप कर पाएंगे। किसी प्रकार का भी न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाए आप उसको कर पाएंगे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये सभी वीडियो मिलने वाले हैं। और जिन विद्यार्थियों ने 2 नंबर और 3 नंबर वाले वीडियो अभी तक नहीं देखा है न्यूमेरिकल का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स न्यूमेरिकल का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके इन दोनों न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। समझ गए। तो ये केवल बेसिक बातें थी, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यू जुड़े हुए हैं, तो उनको भी जानना आवश्यक है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 5 नंबर वाले प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछा गया है। क्या हमसे कहा गया है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में, ठीक है, ये चित्र है, तो चित्र में दर्शाए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश और विभवांतर की गणना कीजिए। और ये 2023 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे फिगर में हमसे क्या बताया गया, देखिए यहाँ पे एक बैटरी दे दिया गया है जिसका विभव कितना है, 12 वोल्ट है। उसके बाद एक यहाँ पे प्रतिरोध दिया है जो है आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर है ना, आंतरिक प्रतिरोध है जिसका मान है 1 ओम। और यहाँ पे प्रतिरोध है, एक है 5 ओम, एक है 6 ओम। और ए और बी के बीच ये है। उसके बाद ए और बी के बीच ये धारिता भी है, देख रहे हैं, एक संधारित्र है, एक दूसरा संधारित्र। संधारित्र ए का मान है 2 माइक्रोफैराड है और दूसरे संधारित्र का मान है 3 माइक्रोफैराड है। और हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश कितना है और विभवांतर कितना है, इसकी गणना हमें करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, हमने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराते समय हमने आपको 2 ही चीज़ों का विशेष कर ध्यान देने को कहा है। हमने ये कहा है कि सबसे पहले तो ये आपको पता हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्या हमारा लक्ष्य है, ये हमें पता होना चाहिए। तो लक्ष्य हमें पता चल गया कि ये दोनों संधारित्र हैं, इनके बीच हमें इन पर कितने आवेश हैं इसकी गणना करना है, और इनके बीच विभवांतर कितना है इसकी हमें गणना करना है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करना करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं हल। ऐसे आपको हल लिखना है। आप लिखेंगे दिया है।
ठीक है। अब दिया है, क्या क्या दिया है, वैसे हम दिया है इसमें नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि फिगर में हमसे सब कुछ दे ही दिया है, ठीक है। तो दिया है ना करके हम सीधा डायरेक्ट मान ज्ञात करते हैं। तो हम मान क्या ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे कि ये जो अस्थायी अवस्था में, यहाँ पे कहा गया ना अस्थायी अवस्था में दो संधारित्रों पर, तो सबसे पहले हम अस्थायी अवस्था में हम धारा का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे ये सब आपको आगे समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे गणना किसकी करेंगे, अस्थायी अवस्था में, अस्थायी अवस्था में कुल धारा, अस्थायी अवस्था में कुल धारा। और कुल धारा का मान आपको ये फॉर्मूला पता होगा, I = V + R + R। जहां पर आंतरिक प्रतिरोध होता है ये हम फॉर्मूले का यूज वहां पे करते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है याद कर लीजिए। अदरवाइज हमने फिजिक्स के संपूर्ण किताब का फॉर्मूले के वीडियो हमने बनाया हुआ है, यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो I = V/R + R, जहाँ V क्या है, विभवांतर है, R क्या है, R है प्रतिरोध, स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, I क्या है, धारा है। यदि हम इसका मान अगर पुटअप करें, आगे सॉल्व करें, तो I हमने लिख दिया V। देखिए यहाँ पे अस्थायी अवस्था में यदि V का मान देखें, विभव या विभवांतर हम कह सकते हैं, तो वो क्या है, 12 है, ठीक है। तो 12 हमने लिख दिया। और R, तो R क्या है, R मतलब प्रतिरोध। देखिए ये दो ही प्रतिरोध है ना, एक है 5 एक है 6, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 5 + 6 कर देंगे, और फिर से प्लस, और एक प्रतिरोध क्या है, 1, ये आंतरिक प्रतिरोध है। R का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे 1। समझ पा रहे हैं। आगे हम इसको सॉल्व करें तो I = ये 12 हो जाएगा, और ये 6 5 11 1 12, तो 12 एकम में 12, तो यहाँ पे जो I का मान आया वो 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने अस्थायी अवस्था में कुल धारा का मान ज्ञात कर लिया। तो हम कुल धारा का मान ज्ञात कर लिए, उसके बाद अब हम गणना क्या करेंगे, अब हम गणना करेंगे कि A और B के बीच उत्पन्न विभवांतर, मतलब A और B के बीच विभवांतर कितना है, ठीक है। क्यों हम गणना कर रहे हैं वो आगे हम जब आपको पूरा सॉल्यूशन करा देंगे ना, तब हम बताएंगे कि वास्तव में क्यों हम ये सब ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। क्यों, अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इसलिए हम ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि हमें ज्ञात करना है संचित आवेश का मान और विभवांतर का मान, इसलिए हम सब काम कर रहे हैं। आगे आपको समझ में आएगा। तो अब हम दूसरा हमारा काम क्या रहेगा कि A और B के बीच हम क्या करेंगे, विभवांतर की गणना करेंगे। तो हम लिखेंगे A तथा B के बीच विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर। तो विभवांतर का हम फॉर्मूला जानते हैं, V = I × R होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, V = I × R होता है, ठीक है। R = हम जानते हैं ना, R = V/I होता है। यदि हम केवल V का मान निकालें, इधर I भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो V = R × I कहें या I × R कहें, दोनों बात तो एक ही है, वही फॉर्मूला हमने पुटअप किया है। समझ रहे हैं ना, यही सब बेसिक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम इसको सॉल्व करें तो देखिए V = I का मान दिया है 1, तो 1 हमने लिख दिया, और उसके बाद गुणा है, और उसके बाद R है। R का मतलब क्या है, R मतलब प्रतिरोध। तो ये दोनों प्रतिरोध हैं, A और B के बीच हम ज्ञात कर रहे हैं। तो A और B के मतलब क्या है, ये सभी, इतना ही सभी। तो A और B के बीच जो प्रतिरोध क्या है, 5 और 6 है, तो हम लिख देंगे 5 + 6 लिख देंगे, यही नहीं लिखेंगे। और 6 5 11 होता है, तो 1 और कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो V का मान जो आ जाएगा 11 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से V का जो मान आया वो 11 वोल्ट आ गया। बात समझ में आ रही है, V का मान 11 वोल्ट हो गया। तो ये इतनी बात आप समझ के आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी हमने दो काम किया है, पहले अस्थायी अवस्था में कुल धारा का मान हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। दूसरा हमने A और B के बीच हमने कुल विभवांतर की गणना कर लिया।
अब तीसरा एक और हम गणना करेंगे किसका, कि तीसरा हम ये गणना करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तीसरा हम ये गणना करेंगे कि ए और बी के बीच कुल धारिता कितना है। ठीक है, तो ए, उसके बाद हम करेंगे ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ए और बी के बीच तुल्य धारिता हम गणना करेंगे। तो हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच यदि हम धारिता ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं C = C1 C2 बाई C1 प्लस C2 होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। और इसको अगर हम पुटअप करते हैं तो C1 का मान कितना दिया है, C1 का मान देखिए, इसको C1 मानते हैं, इसको C2, दो धारिता है ना, चाहे आप इसको C1 या इसको C2 मान लें, या इसको C1 इसको C2 मान लें। ठीक है, तो C1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, और C2 का मान कितना दिया है, 3 दिया है। फिर से C1 है तो C1 के जगह पर 2 लिख देंगे प्लस, और C2 के जगह पर 3 लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो C = 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 2 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसके बाद इसको हम माइक्रो ऑफ फैराडे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि संधारित्र पर माइक्रो फैराडे में दिया है तो फैराडे, माइक्रो फैराडे हमने लिख दिया। तो देखिए ए और बी के बीच हमने क्या ज्ञात कर लिया, ए और बी के बीच हमने जो ए और बी के बीच हमने तुल्य धारिता का मान ज्ञात कर लिया। तो जब हमने ऐसा कर लिया तब जाकर, अब हम इन तीनों चीज़ों को ज्ञात कर लिए हैं, तो हमें भी का मान पता चल गया 11 वोल्ट, और तुल्य धारिता का मान चल गया 6 बाई क्या है, 6 कितना है, 5 है। तो जब इन दोनों का भी और सी का मान हमें पता चल गया, तब अब हम ज्ञात कर सकते हैं कि इन दोनों संधारित्रों पर आवेश कितना है। वही तो हमें ज्ञात करने कहा गया है ना, कि दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश कितना है। तो दोनों संधारित्रों की हमने धारिता ज्ञात कर लिया है, तो इन दोनों पर अब हम आवेश भी गणना कर सकते हैं। कैसे, तो हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश, दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश। अब हम जानते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका जो संचित आवेश Q = C × V होता है। ठीक है, तो Q = C × V होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अरे ये संधारित्र C = Q/V, यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना। और अगर हमें Q का मान ज्ञात करना है तो ये C इधर, V इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो Q का मान C × V आ जाएगा ना, वही हमने Q = C × V लिख दिया है। ठीक है, तो ये इतना बेसिक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम आगे सॉल्व करें और देखें तो देखिए Q का मान हमें ज्ञात करना है, Q हमने लिख दिया, C का मान हमें कितना दिया है, 6/5 दिया है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद बीच में गुणा देंगे, भी का मान हमें पता है 11 वोल्ट है। ठीक है, तो ये 11 लिख दिया गया। ठीक है, अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो Q का जो मान आएगा वो 11 6 66 हो जाएगा, और बाई 5, और ये माइक्रो, देखिए माइक्रो में था ना, ये माइक्रो है, तो माइक्रो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम हमने दे दिया, तो इसका मान आ गया माइक्रो कूलाम, मतलब 66/5 माइक्रो कूलाम। तो ये हमने सबसे पहला आंसर हमने ज्ञात कर लिया कि दो यदि संधारित्र हैं तो इन पर संचित आवेश कितना होगा, तो ये होगा। ठीक है, आगे हम समझ लेते हैं। देखिए एक और मैं बात बता दूं, अब हम विभवांतर की गणना करेंगे। इससे पहले मैं ये बात बता दूं मैं आपको कि देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, इतना इजी तो नहीं होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा, तो नहीं, आपको समझना होगा डीप में। इसलिए तो हम कहते हैं कि आपको डीप में कोई भी टॉपिक समझिए, परिभाषा में रटने में ध्यान नहीं देना है, आप उसको समझिए। अभी हम न्यूमेरिकल का जो स्टार्ट किए हैं, ठीक है, या वन शॉट जो वीडियो अवेलेबल करा रहे थे उसका हम PDF भी दे रहे थे, पर अब हम देना बंद कर दिए। क्यों हमने देना बंद कर दिया? व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे दे रहे थे, अब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अब मैंने देखा कि वो वीडियो देख तो नहीं रहे हैं, वीडियो देखने के अलावा वो क्या कर रहे हैं कि वो निर्भर हो जा रहे हैं PDF पर, कि PDF मिल जाएगा, हम लिख लेंगे, हो जाएगा। अरे भैया समझने से होता है, आपको PDF मिल जाए, रट्टा मारने लगे, उससे अच्छा है आप समझ लें।
ठीक है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हमने देना भी बंद कर दिया पीडीएफ। अब जो स्टूडेंट पढ़ते भी होंगे उनको भी पीडीएफ नहीं मिलेगा, तो कुछ स्टूडेंटों के कारण सभी को भोगना पड़ता है। तो ऐसा नहीं किया जाता। आपको, अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको समझने में फोकस करना चाहिए, ठीक है। समझे रहेंगे उस टाइम पे कुछ नहीं याद होगा, फिर भी समझे हुए हैं ना तो कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, समझ रहे हैं। तो ये बात है। दूसरी बात देखिए, हमने कुल आवेश की तो गणना कर लिया, परंतु याद रखेंगे ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वहां पर, वो सब कुछ कर लेंगे, जानते हैं गलती क्या करेंगे? गलती ये करते हैं कि जो देखिए यहाँ पे विभव का मान हमने 11 वोल्ट ज्ञात किया है और इस परिपथ में हमें 12 वोल्ट विभवांतर का मान दिया है, तो वो 12 वोल्ट यहाँ पे मान रखेंगे 11 की जगह पर 12, तो इसलिए यहाँ पे जो मान आएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है, और उनका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हम 12 नहीं रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, 2 संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना करना है, और ये तो सभी के लिए ना बैटरी है, और 2 हम संधारित्रों पर, ये दोनों संधारित्रों पर ही हमें ज्ञात करना है। तो ए और बी के बीच हम जब विभवांतर की गणना कर लेंगे तो वही तो ए इन दोनों संधारित्रों पर होगा ना, इसीलिए हम विभवांतर की गणना किए हैं। उसके बाद हमने सी का गणना करके इन दोनों का मान पुटअप किया, तब ये आंसर आया है। समझ पा रहे हैं? तो ये हुआ, इतना इजी नहीं है, बट मैं आशा करता हूँ आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमने विभवांतर की गणना कर लिया, तो हमने ए और बी के बीच विभवांतर की गणना करके उसके बाद हमने इन दोनों संधारित्रों पर हमने आवेश की गणना कर लिया। अब हमें आवेश की तो गणना कर लिया कि इस पर आवेश कितना होगा, 66/5 माइक्रोकूलाम होगा, इस पर भी 66/5 माइक्रोकूलाम होगा। परंतु अब हमें यह भी गणना करना है कि इन्हीं दोनों आवेश पर कुल विभव कितना होगा, मतलब विभवांतर कितना होगा। वही ना बात कहा गया, संधारित्रों, दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर की गणना कीजिए। अब हम देख लेते हैं कि इन पर जो कुल विभवांतर कितना होगा। तो हम लिखते हैं दोनों संधारित्रों पर विभवांतर, दोनों संधारित्रों पर विभवांतर, विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, Q इंटू सी इंटू भी, मतलब V इक्वल टू C/Q हो जाएगा। ये विभवांतर का फॉर्मूला हो जाएगा। अरे केवल हमने C को इधर गुणा में था, इधर भाग में भेज दिया, तो ये हो गया। अब अगर मान पुटअप करें तो C का मान हमें पता है 6/5 होता है, तो 6/5 हमने लिख दिया। उसके बाद गलत हो रहा है क्या, भी का मान, भी का अगर हमें मान ज्ञात करना है तो सीधे और गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा ना, तो क्यू में भाग कराएगा। फॉर्मूला ही गलत हमने लिख दिया था, Q/C हो जाएगा। ये इधर गुणा में ही इधर आएगा तो भाग कराएगा, Q इंटू V, ठीक है। ये फॉर्मूला गलत हो गया था। अब इसमें हम मान पुटअप करेंगे तो हमारा आ जाएगा, समझ लेते हैं। Q का मान कितना दिया है, Q का मान दिया है 66/5, तो 66/5 हमने कर लिया। ये हमारा मेन बटा हो गया, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे V इक्वल टू, सही रहेगा। उसके बाद C का मान दिया है 6/5, तो 6/5 हमने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखते हैं तो इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/6 हो जाएगा। 6 से यदि 66 काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, तो 11 वोल्ट हो जाएगा। तो ये भी हमें पता चल गया कि इन दोनों संधारित्रों पर जो विभवांतर भी होगा वही भी 11 वोल्ट ही होगा, और ए और बी के बीच अगर विभवांतर भी होगा तो वो भी 11 वोल्ट ही होगा। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, इस तरीके से इतना आप सॉल्व करेंगे और ध्यान से समझेंगे तब आपको 5 नंबर मिलेगा। मैं ऐसे कह दूं कि 5 नंबर इतना इजी है आपको मिल जाना, तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। 5 नंबर ऐसे ही आप एक क्वेश्चन हल करके ला दें तो मुश्किल तो होगा ही वो क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। यदि आप इस तरीके के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो 5 नंबर आपको कहीं भी जाने वाला नहीं है, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट
आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो ये हमारा 5 नंबर वाला एक और प्रश्न है जो कि हम ध्यान से अब समझेंगे। इस तरीके के बहुत सारे, मैं कह सकता हूँ कि लगभग आपके 5 नंबर वाले जो न्यूमेरिकल हैं वो फिगर पर ही आधारित होता है और इसी टाइप के आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आप बोर्ड एग्जाम का पेपर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले यहाँ पे कहा गया है कि संधारित्रों की धारिता की परिभाषा दीजिए। मतलब हमें धारिता का परिभाषा पूछ लिया है, उसके साथ साथ कहा है कि दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्रों का आवेश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमसे कहा गया कि प्रत्येक संधारित्र मतलब सभी संधारित्रों का हमें आवेश गणना करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक और फिगर में हम ध्यान से देखें तो नीचे से मैं कहूँ तो ये एक बैटरी है जिसका मान कितना 20 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक संधारित्र है जो है 6 माइक्रोफैराडे का, एक है 3 माइक्रोफैराडे, एक है 12 माइक्रो, एक है 4 माइक्रोफैराडे। इनके बीच एक प्रतिरोध है जो 10 ओम का है। हमसे कह रहा है ना कि प्रत्येक मतलब इस पर कितना आवेश होगा इसको आपको बताना है। 3 माइक्रोफैराडे पर कितना आवेश होगा, 12 माइक्रोफैराडे पर कितना आवेश होगा और 4 माइक्रोफैराडे पर कितना आवेश होगा, इसकी गणना करना है। तो हम ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखते हैं। हमें अपना लक्ष्य पता चल गया है कि हमें क्या ज्ञात करना है कि परिपथ में प्रत्येक संधारित्रों की आवेश ज्ञात करना है। प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है इसकी गणना करना है। तो अगर हम देखें तो हमने जब आपको व्हीटस्टोन सेतु, जब हमने आपको व्हीटस्टोन सेतु पढ़ाया था तो उसी तरीके से इसी तरीके से हमने प्रतिरोध लगाया था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक संधारित्र जो माइक्रोफैराडे 6 माइक्रोफैराडे है और ये 3 माइक्रोफैराडे, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है कि नहीं है। तो पहले हम इनकी धारिता की गणना, मतलब हम इनकी धारिता की गणना कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, बिल्कुल हैं। तो हम यही बात लिखते हैं सबसे पहले कि 6 माइक्रोफैराडे तथा 3 माइक्रोफैराडे श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है। तो ये 6 माइक्रोफैराडे और 3 माइक्रोफैराडे यदि श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो यहाँ पे तो इनके बीच तुल्य धारिता, इनके बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगा। तो धारिता का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/, श्रेणी क्रम के लिए 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, ऐसा ही ना होता है। तो देखिए इसको हम तुल्य धारिता को C1 ऐसे ऊपर मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम C1 मतलब अगर आप ध्यान से समझे ना तो इसको हम C डैश और इसको डबल डैश से प्रदर्शित, मतलब ये C1 है ये C डैश है, मतलब ये C डैश इसको मान लेते हैं, इसको C डबल डैश मान लेते हैं और जो कुल धारिता है इसको 1/C1 हम मान लेते हैं। तो अगर इस पर हम मान रखते हैं तो 1/C1 = 1/C डैश का मान कितना दिया है 6 माइक्रोफैराडे है तो 6 लिख दिया और उसके बाद 1/C डबल डैश का मान कितना दिया है 3 माइक्रोफैराडे तो 3 हमने लिख दिया। यदि हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 6 हो जाएगा और 6 एकम में 6 मतलब 1 + 3 दूना 6 2 एकम में 2, ठीक है। तो मतलब 1/C1 और 1/C1 = 3/6 हो जाएगा और 3 एकम में 1 और 3 दूना 6 तो 1/2 अगर हम उलाट दे तो C1 का जो मान आएगा वो 2 आएगा। इन दोनों को हम पलट देते हैं जस्ट ऊपर तो C1 का जो मान आएगा वो 2 आएगा। तो सबसे पहली बात हमने ये ज्ञात कर लिया ये दोनों संधारित्र हैं तो इन दोनों संधारित्रों पर जो संचित जो कुल धारिता होगा तुल्य धारिता वो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराडे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अब ये दोनों संधारित्र हैं तो इन दोनों संधारित्र भी श्रेणी क्रम में संयोजित दिखाई दे रहे हैं तो इसका भी हम तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे पुनः 12 माइक्रोफैराडे तथा
4 माइक्रोफैराडे की फैराडे श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो हल करें तो 1/c, इसको C2 मान लेते हैं। देखिए इस वाले को C1 माना, इन दोनों के बीच हमने ज्ञात कर लिया तो तुल्य धारिता को C1 माना, तो इन दोनों को ज्ञात कर रहे हैं तो C2 हम मान ले रहे हैं। तो C2 = C, इसको भी C डैश और इसको C डबल डैश से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। यदि हम इसको आगे सॉल्व करें तो 1/C2 = 1/C1 का मान कितना है 12 है, 12 हमने लिख दिया, और 1/C डबल डैश का मान कितना है 4 है, 4 हमने लिख दिया। 1/C2 = ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 एकम में 12, 4 तियाँ 12, 3 एकम में 3, ये 1/3, 1/C2 = 4/12 हो जाएगा, 4 3 12, 1/3 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो C2 का जो मान आएगा वो 3 आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों संधारित्रों पर यदि हमने धारिता का मान ज्ञात कर लिया तो वो 3 माइक्रोफैराडे हो गया। तो आपको क्या समझ में आया कि यदि हम इन दोनों पर ज्ञात कर रहे हैं तो इन दोनों के लिए जो तुल्य धारिता है वो आया, जो C1 का मान वो 2 माइक्रोफैराडे, और इन दोनों पर यदि हम ज्ञात कर रहे हैं तो उसका जो धारिता है वो 3 माइक्रोफैराडे आया। तब हम क्या कर लेते हैं, हमसे कहा गया है कि परिपथ में प्रत्येक संधारित्रों पर आवेश की गणना कीजिए। प्रत्येक, इस पर कितना, इस पर कितना, इस पर कितना कितना आवेश होगा, इसकी गणना करेंगे। तो हम सबसे पहले इन दोनों संधारित्रों पर कितना आवेश है इसकी गणना कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि 6 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड पर उपस्थित आवेश। तो आवेश की हम जानते हैं, आवेश Q = क्या होता है, C × V होता है। ठीक है, आवेश Q = C × V, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, किससे, धारिता से ही हम फॉर्मूला जानते हैं कि Q = C × V। अभी तो हमने फॉर्मूला देखा ना। अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं कर दूं, अगर हम देखें तो C जो 6 माइक्रोफैराडे और 3 माइक्रोफैराडे के लिए जो हमने धारिता का मान ज्ञात किया उसको C1 माना है, तो इसके जगह पर हम C1 कर देंगे, समझ रहे हैं। अब उसके बाद Q1 के लिए C1 का मान कितना दिया है 2 माइक्रोफैराडे, तो 2 हमने लिख दिया, और उसके बाद V का मान हमें 20 दिया है तो 20 हमने लिख दिया। तो Q का जो मान आया 20 दूना 40 आ जाएगा, और 40 माइक्रो आवेश का मात्रक होता है कुलाम, तो 40 माइक्रो कुलाम हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि 6 माइक्रोफैराडे और 3 माइक्रोफैराडे वाले जो संधारित्र हैं इन पर जो आवेश होगा वो 40 माइक्रो कुलाम होगा। मतलब इस पर भी 40 माइक्रो कुलाम आवेश होगा, और इस पर भी कितना 40 माइक्रो कुलाम आवेश होगा, 40 माइक्रो कुलाम आवेश होगा। समझ रहे हैं, दोनों पर 40 माइक्रो कुलाम आवेश होगा। इसी प्रकार अब हम इन दोनों पर ज्ञात कर लेते हैं, तो हम वही लिखेंगे 12 माइक्रोफैरेड तथा 4 माइक्रोफैरेड पर उपस्थित आवेश। तो अगर हम इसको देखें तो Q = C2 भी हो जाएगा। इसके लिए हमने C2 ज्ञात करने है ना, इन दोनों के लिए, तो C2 भी लिख देंगे। अगर हम सॉल्व करें तो Q = C2 का मान कितना दिया है C2, तो C2 का मान यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड दिया है तो 3 हम लिख देंगे। अब V का मान कितना दिया है, V का मान दिया है 20, तो 20 हमने लिख दिया। तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो जो Q का मान आया वो 60 माइक्रो कुलाम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने दूसरा हमने ज्ञात कर लिया जो है आवेश का मान। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 माइक्रोफैरेड, जो ये 12 माइक्रोफैरेड है इस पर जो आवेश होगा वो 60 माइक्रो कुलाम होगा, और इस पर भी 60 माइक्रो कुलाम आवेश होगा, फैराडे लिखा जा रहा है, कुलाम होगा।
समझ पा रहे हैं? तो यही है आपका गणना करना। कितना सिंपल सा हमने किया है। सबसे पहले इन दोनों संधारित्रों पर हमने क्या किया, इन दोनों संधारित्रों के लिए कुल धारिता ज्ञात कर लिया, फिर से इन दोनों संधारित्रों के लिए तुल्य धारिता ज्ञात कर लिया, उसके बाद हम इन दोनों के लिए आवेश की गणना कर लिए और फिर से इन दोनों के लिए आवेश की गणना कर लिया। और हमें पता चल गया कि इन दोनों पर कितना कितना आवेश होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा कि यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप चैनल पर नए होंगे तो, ठीक है। और यदि कमेंट सेक्शन में आपको कुछ भी अच्छा लगे या कुछ भी आपको पूछना है, कोई डाउट है, या आपको फिजिक्स पर ही आगे न्यूमेरिकल चाहिए या केमिस्ट्री का अब 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल, मतलब केमिस्ट्री का जो सीरीज है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको अभी स्टार्ट किया जाए, ये सब आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल को अगर देखना चाहते हैं तो बेसिक से जाकर आप सभी न्यूमेरिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।